गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AJIS एकेडमी पर। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है आज का बिग बैंग थ्योरी। अब स्टूडेंट्स, कल हमने बात किया था कि जो हमारा अर्थ है उसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ और उसके लिए कौन कौन से सिद्धांत या परिकल्पनाएं, मतलब आपका जो प्रिंसिपल्स और हाइपोथेसिस हैं उनके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, थोड़े से वो प्राचीन विचारधाराएं भी थी और उसमें कुछ मॉडर्न जो थ्योरीज थी वो भी थी। अब मॉडर्न थ्योरी में, ठीक है, देखो, चूंकि ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है, हम कहेंगे कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उससे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि ब्रह्मांड कैसे बना, है ना। तो इसीलिए जो मॉडर्न थ्योरीज है उसमें सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी आती है, जो कि हमें पढ़ना पड़ेगी और जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है आज तक की, जिससे हम ये मानते हैं कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ होगा और इसी वजह से जो है यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी के ऊपर आज बात करने वाले हैं। बिग बैंग थ्योरी क्या है? सबसे पहली बात तो ये किससे रिलेटेड करती है? ये रिलेट करती है आपके यूनिवर्स, है ना, हमारा पूरा यूनिवर्स कैसे बना, फिर स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, देन फिर अर्थ भी उसी का एक हिस्सा है, अर्थ पर भी इवोल्यूशन हुआ, अर्थ पर भी जीवन आया और अर्थ खुद भी जो है अस्तित्व में आई। ठीक है, तो देखिए बिग बैंग थ्योरी में हम सबसे पहले बात करें तो बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? चलिए, बिग बैंग थ्योरी जो है सबसे पहले जो है हमें बताया था इसके बारे में जॉर्ज लेमेंटर ने। जॉर्ज लेमेंटर ने 1960 और 1962 के बीच में ये थ्योरी जो है, ये कॉन्सेप्ट ये प्रपोज किया था या इसके बारे में हमें बताया था। अब स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट है हम कह सकते हैं कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था उस समय के लिए भी। उससे पहले 1920 में, ठीक है, उससे पहले 1920 में एडविन पी हबल ने, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे या हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स थे, तो एडविन पी हबल ने कौन सी थ्योरी दी थी? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, है ना। मतलब कि उनके अनुसार ये बात हमें कब पता चल गई है? 1920 में, कि यूनिवर्स जो है वो लगातार क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने इसका कंक्लूजन कैसे निकाला कि दो स्टार्स या दो मिल्की वे जो है, या दो जो आपकी गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं, उनके बीच की दूरी जो है कंटिन्यूसली उन्होंने स्टडी किया, तो उन्होंने ये पाया कि उनके बीच की जो दूरी है वो लगातार इस तरीके से बढ़ती जा रही है ना। और यही एक कारण था जिससे उन्होंने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी जो है प्रपोज की, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी को जो है उन्होंने प्रतिपादित किया। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, पहले ये दो गैलेक्सीज जो इनके बीच का डिस्टेंस कुछ और है, बाद में अगर हम कुछ उन्होंने बाद में उसको स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि उनका डिस्टेंस जो है कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है। और आज भी यूनिवर्स में गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट सभी के बीच का जो डिस्टेंस है कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है, कंटिन्यूसली उसमें बीच के अंतर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब ये बात हमें 1920 में ही एडविन पी हबल ने बता दी थी। ठीक, आगे चलकर कई तरह की चीजें हुई, कुछ लोगों ने इनकी बात मानी, कुछ ने नहीं मानी। ठीक है, बात आगे बढ़ती गई और फाइनली फिर जो है 1960 में जॉर्ज लेमेंटन ने बिग बैंग थ्योरी को प्रपोज किया। ठीक है, जो कि 1972 में, मतलब कि लगभग 10 से 12 साल के बाद उसको एक्सेप्ट किया गया सभी साइंटिस्ट कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या थी? हमने बता दिया आपको कि ये थ्योरी किसने दी थी। अब ये थ्योरी क्या थी वो देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी स्टूडेंट्स, यूनिवर्स कैसे बना इसके बारे में प्राचीनता से हम अगर देखें, प्राचीन इतिहास की भी बात करें, तो लोगों के मन में कई तरह की क्यूरियोसिटी है, कई तरह के जो है उत्सुकताएं हैं और अपने अपने हिसाब से सभी ने उसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। ठीक है, बट कोई भी एग्जैक्टली ये नहीं बता पाया है कि यूनिवर्स को जो है कैसे अस्तित्व में आया या यूनिवर्स कैसे बना। ठीक है, चलिए फिर आगे चले तो अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, यूनिवर्स जो था, अब देखो चूंकि इनने किस पर बेस्ड किया है इसे, कि लगातार यूनिवर्स जो है वो फैल रहा है। जैसे अगर आप एक गुब्बारा लेते हो, उसमें हवा भरते हो, तो उस गुब्बारे के ऊपर के कोई भी दो स्पॉट को आप मार्क कर लीजिए, है ना। मान लीजिए पहले आपका जो गुब्बारा है ये इस तरीके से इतना बड़ा है, उसके ऊपर हमने कोई भी दो मार्क जो स्पॉट है उनको मार्क कर लिया। अब आप इस गुब्बारे में हवा भरते जा रहे हो, कंटिन्यूसली इसको फुलाते जा रहे हो, तो इसका साइज बढ़ेगा, इसका साइज बढ़ेगा, तो ये जो स्पॉट्स हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या होता जाएगा? बढ़ता ही जाएगा। तो सेम जो चीज है ये हमारे यूनिवर्स के साथ हो रही है। जैसे जैसे हम देखते हैं, और ये वैज्ञानिक ने जो ये थ्योरी दी है बिग बैंग थ्योरी, उसका आधार यही है कि भाई उन्होंने ये पाया कि जो गैलेक्सी है, जो स्टार्स है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। अब इसी चीज को उन्होंने रिवर्स में लेके गए कि भाई
अब चूंकि अब ये बढ़ रहे हैं तो हो सकता है एक समय ऐसा भी होगा कि जब ये सब के सब क्या होंगे, एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होंगे, एक ही बिंदु के ऊपर जो है ये सभी केंद्रित होंगे, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि सारे के सारा जो आपका यूनिवर्स जो इस समय हमको दिखाई दे रहा है वो यूनिवर्स एक पॉइंट पर, एक कंसंट्रेटेड पॉइंट पर जो है एक छोटे से बिंदु पर पूरा यूनिवर्स केंद्रित था। कितने समय पहले? तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, 13.7 अरब वर्ष पहले जब हमारा जो ब्रह्मांड था, यूनिवर्स था, वो एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित था। ये इनकी थ्योरी का बेस है। ठीक, अब देखो क्या हुआ कि यूनिवर्स एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित है। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो समझ से अभी भी लोगों को समझ में नहीं आती। क्या है उसको देखते हैं। अब छोटे से बिंदु पर वो केंद्रित है, एक छोटा सा पॉइंट है, उसका साइज उन्होंने कितना बताया? उन्होंने बताया कि या तो एक बॉल के साइज का भी हो सकता है ये, या मटर के दाने के आकार का हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि आगे चलकर उन्होंने बताया कि नहीं भाई, ये बॉल या मटर के साइज का नहीं हो सकता, ये तो उससे भी छोटा था, मतलब कि केवल एक एटम के साइज का। एटम जितना बड़ा एटम होता है उतना ही बड़ा हमारा यूनिवर्स था पहले, और उसी छोटे से एटम के अंदर, जो कि आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, उसी के अंदर इतना सारा जो मटेरियल है वो सारा फोकस था, या यूं कहें कि वो डेंस था बहुत ज़्यादा। और फिर उसमें जो है एक्सप्लोजन हुआ, वायलेंट एक्सप्लोजन, मतलब कि एक बहुत भयानक विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से ये जो एटम था, ये जो हमारा जो यूनिवर्स था, जो इतना छोटा सा था, ये धीरे धीरे क्या होने लगा, एक्सपेंड होने लगा, धीरे धीरे फैलने लगा। ठीक है, चलो तो हम धीरे धीरे इसको एक एक करके इसकी स्टेप्स देखते हैं। तो ये जो सबसे पहले उन्होंने कहा कि छोटा सा पॉइंट था, छोटा सा बिंदु था, उसके बारे में उन्होंने कुछ बातें बताई। उसके बारे में उन्होंने सबसे पहली बात बताई कि इसका साइज जो है वो टाइनी बॉल जैसा था, या मटर के दाने के शेप का था। ठीक, फिर आगे चल के लोगों ने बताया कि नहीं भाई, ये तो सिर्फ एक एटम के बराबर था, एटम के बराबर, और इसी को कहा जाता है एकाकी परमाणु संकल्पना, या इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंगुलैरिटी। ठीक है, सिंगुलैरिटी जो है इसका मतलब होता है कि शुरू में, है ना, बिल्कुल इनिशियल अगर हम पॉइंट की बात करें तो कुछ नहीं था तब, ना कोई ग्रह था, ना कोई तारे थे, ना कोई सूर्य था, कुछ नहीं था। केवल क्या था, एक सिंगल एटम, सिंगुलैरिटी जिसको हम कहते हैं, वो स्टेट थी, और उसी स्टेट में जो है हमारा यूनिवर्स इस तरीके से स्थित था, मतलब कि एक छोटे से परमाणु के आकार का। ठीक, ये सारी चीजें कब हो रही है? आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हो रही है। अब हुआ क्या कि इसमें वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ, मतलब कि एक उग्र विस्फोट हुआ। विस्फोट होने की वजह से इसका जो पदार्थ था वो सभी दिशाओं में जो है फैलने लगा इस तरीके से, और यहाँ पर इन पदार्थों को हम देखते हैं कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में उसका इस तरीके से एक तरह से स्प्रेड हो गया, वो फैल गया। ठीक है, अब जैसे ही इसमें विस्फोट हुआ, ये पदार्थ आपस में फैला, तो एक सेकंड के, है ना, मतलब अभी एक सेकंड के भी 100वें हिस्से में, एक सेकंड के 100वें हिस्से में जो है, एक सेकंड के 100वें हिस्से में इसका जो साइज था वो एटम से कितना बड़ा हो गया? एक टेनिस बॉल के बराबर हो गया। ठीक है, एटम से कितना बड़ा हो गया? एक सेकंड के अंदर टेनिस बॉल के साइज का वो हो जाता है, एक सेकंड से भी कम समय में, मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड की बात हो रही है। अभी एक सेकंड की कहानी भी पूरी नहीं हुई है। फिर धीरे धीरे हम आगे चलें तो 1 से 3 मिनट के अंदर, 1 से 3 मिनट के अंदर जो है पहले एटम का जो है यहाँ पर निर्माण हो चुका था यूनिवर्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, है ना। इन्होंने कहा कि जैसे ही विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में, सेकंड के भी 100वें 1000वें हिस्से में जो है इसका साइज फटाफट से बढ़ता चला गया, है ना। पहले छोटा सा एटम था, फिर बॉल बन गया, फिर और बड़ा हो गया, इस तरीके से इसका साइज जो है बढ़ते जा रहा है। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि 1 से 3 मिनट के अंदर, ठीक है, या कहीं कहीं पर आपको 1 से 4 मिनट के अंदर जो है पहले यूनिवर्स के पहले एटम का जो है फॉर्मेशन हो चुका था, यूनिवर्स के पहले परमाणु का निर्माण हो चुका था। ठीक है, अब परमाणु का निर्माण हो चुका है, मतलब परमाणु में क्या क्या चीजें हैं हमें पता है कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, यही चीजें होती है। मतलब कि सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं हमारे उप परमाणु कण जो है, इनका निर्माण इस 1 से 3 मिनट के भी पहले हो चुका है यहाँ पर, तभी तो जाकर के जो है हमारा एटम का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सब थ्योरीज है कैसे हुई कि एटम छोटा सा यूनिवर्स है, और यूनिवर्स जो है इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद इसका साइज कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और ये आज भी बढ़ रहा है। ठीक है, आज भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे 1 से 3 मिनट होता है तो पहले एटम का निर्माण हो गया। ठीक है, फिर देखो कि ये जो छोटा सा एटम है, इस छोटे से एटम के बारे में और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि ये जो छोटा सा एटम है, इसका जो घनत्व है, इसकी जो डेंसिटी है वो कैसी है? इनफाइनाइट है।
इनफाइनाइट डेंसिटी, ठीक है, मतलब कि अनंत घनत्व है। अनंत घनत्व कैसे है भाई? इनफाइनाइट डेंसिटी है। इसके अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम है वो भी कैसा है? वॉल्यूम इसका बहुत ही कम है, वॉल्यूम इसका बहुत स्मॉल है। और इसके अगर टेम्परेचर की बात करें तो इसका जो टेम्परेचर था वो भी कैसा था? इनफाइनाइट था, मतलब कि अनंत था। ये तीन चीजें इसके बारे में कही गई कि जो यूनिवर्स छोटे से एटम के साइज का है, उस एटम का यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर स्मॉल वॉल्यूम है ना, हाई डेंसिटी, हाई भी नहीं है, इनफाइनाइट डेंसिटी और इनफाइनाइट टेम्परेचर। आयतन बहुत ही कम था, उसका घनत्व अनंत था और उसका जो तापमान है वो भी कैसा है? अनंत है। ठीक, फिर इसका जो साइज था उसको किस तरीके से बोला गया? एक और शब्द यूज किया गया यहाँ पर, अनइमेजिनेबल, मतलब कि अकल्पनीय। अकल्पनीय आयतन था उसका, अकल्पनीय घनत्व है और अकल्पनीय ही उसका तापमान है। क्योंकि सीधी सी बात है कि इतना बड़ा जो यूनिवर्स है वो छोटे से पॉइंट के अंदर कैसे आ सकता है ना? हाउ इट इज पॉसिबल। और यही जो एक पॉइंट है, इसका एक फेलियर भी आता है इस थ्योरी का कि भाई हम किसी भी चीज को कितना ज्यादा डेंस कर सकते हैं, है ना? जैसे हम ब्लैक होल भी पढ़ते हैं तो हमें पता है कि यूनिवर्स का सबसे डेंस मटेरियल जो है इस समय में, अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो ब्लैक होल ही होता है। ब्लैक होल जो है उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि उसके एक छोटे से टुकड़े का जो वेट है, वजन है, वो पूरी अर्थ से भी ज़्यादा होता है। मतलब कि पूरे अर्थ को अगर हम प्रेस करके एक छोटे से बॉल के शेप में कर दें तो दैट इज ब्लैक होल की डेंसिटी होती है। ठीक है, ये हो गया। अब परंतु हम तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई पूरे यूनिवर्स को, है ना, पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही हम प्रेस करके, छोटा करके उसका घनत्व जो है बढ़ाते जा रहे हैं और उसका जो वॉल्यूम है वो कम करते जा रहे हैं। और हमने उसको कितना छोटा कर दिया है? एक एटम के साइज का। तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है, इसीलिए इसको यहाँ पर यूज किया गया है। अनइमेजिनेबल जो है इसका वॉल्यूम है और अनइमेजिनेबल ही इसका घनत्व है। ठीक है, और ये जो बात है इसी में सबसे ज्यादा इसमें डाउट जो है यहाँ पर जनरेट होता है। बट इस थ्योरी के सपोर्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग जो फैक्ट है वो कौन सा है? वो फैक्ट है कि हबल टेलीस्कोप ने, है ना, हबल टेलीस्कोप जो है हमारा अब तक का सबसे जो है एक एडवांस टेलीस्कोप है, जो कि साइंटिस्ट के नाम पर ही उसका नाम रखा गया है। केपलर टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप है। ये ऐसे टेलीस्कोप है जो अर्थ के ऑर्बिट में जो है इस तरीके से घूमते रहते हैं। यहाँ पर ये जो है टेलीस्कोप यहाँ पर रखा हुआ है, वो ऑर्बिट में घूम रहा है, अर्थ से बहुत ऊपर है। और इस टेलीस्कोप वही चीज बताई कि हमारा जो यूनिवर्स है वो क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है लगातार। गैलेक्सीज जो है, आकाश गंगाएं हैं, तारे जो है, उनके बीच की दूरी जो है वो बढ़ती ही जा रही है ना, बढ़ती ही जा रही है। और इसी वजह से इस थ्योरी को इतना ज्यादा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, ड्रॉबैक भी इसमें कई सारे हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। एक तो मैंने बता ही दिया कि भाई छोटी सी जगह में इतनी सारी चीजें आप कैसे फिट करोगे, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, चलो फिर आगे चलो तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले जो है एटम का फॉर्मेशन हो चुका है। एटम का फॉर्मेशन हो गया, सबसे छोटा एटम किसका होता है? हाइड्रोजन का। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर किसका निर्माण हो चुका है? हाइड्रोजन का निर्माण हो चुका है। हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन में एक न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है, एक केवल प्रोटॉन है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन के एटम का स्ट्रक्चर होता है। तो हाइड्रोजन का निर्माण हो चुका है क्योंकि यहाँ परमाणु का निर्माण 2 से 4 मिनट के अंदर हो चुका था। बस फिर क्या था? अब यहाँ से तो सारी लिंक जुड़ जाती। देखो, हमने कोई एक पॉइंट से अगर शुरू कर दिया तो उसके बाद तो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक होती जाती, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ती जाती है ना। बट वो जो पहला पॉइंट है वो कैसे आया? ये जो आपका एटम था, जो कि आप कह रहे हैं कि ये यूनिवर्स था, ये आया कैसे अस्तित्व में? ये कहाँ से आया? और फिर इसमें जो धमाका हुआ, जो विस्फोट हुआ, वो किन वजहों से हुआ, है ना? तो इसका भी आंसर हम आगे देंगे। तो फिर क्या हुआ कि एटम का फॉर्मेशन हो गया, मतलब कि हाइड्रोजन बन चुकी है अब यहाँ पर। अब हाइड्रोजन जो है यूनिवर्स में बहुत सारी है और हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो आपस में कंबाइन होकर इस तरीके से जो है फ्लोक्यूल्स, या हम कह सकते हैं कि गुच्छे बनाते जा रहे हैं, है ना। छोटे छोटे एटम्स आपस में जुड़ते जा रहे हैं और एक बड़ा पिंड जो है लगातार यहाँ पर बनता जा रहा है। अब इसका जो आकार है वो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि इसका जो डेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई। इसका टेम्परेचर, चूंकि एटम आपस में जब अटैच होते हैं तो फ्रिक्शंस की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। तो मतलब कि जितना बड़ा इनका साइज होगा उतना ही ज़्यादा वो जो गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो वो गैस का जो क्लाउड था, गैस का जो बादल था, उस बादल की डेंसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ रही थी हमारे यूनिवर्स के अंदर उस समय में, वहाँ पर उतना ही ज़्यादा उसका टेम्परेचर भी
इंक्रीज हो रहा था और धीरे धीरे उसका शेप इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा उसका जो आकार है वो बढ़ गया कि उसमें फ्यूज़न रिएक्शन स्टार्ट हो गई। कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो गई? फ्यूज़न रिएक्शन स्टार्ट हो गई, मतलब नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया जो है यहाँ पर प्रारंभ हो गई। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होती है? मैंने आपको बता चुका हूँ कि नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन आपस में जुड़कर हीलियम का निर्माण करते हैं। मतलब कि अगर एक बार ये रिएक्शन शुरू हो गई, दैट मीन्स कि अब वो जो क्लाउड था गैस का वो क्या बन चुका है? वो एक स्टार बन चुका है ना? स्टार के अंदर ही होती है रिएक्शन, बट ये सब होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। हमने तो अभी देखो एटम का फॉर्मेशन तो 2 से 4 मिनट के या 1 से 4 मिनट के अंदर ही हो चुका था, बट एटम से इस हाइड्रोजन से हीलियम बनने में कितना टाइम लगा? हाइड्रोजन से हीलियम को बनने में लगभग जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 से 6 अरब वर्ष का समय लगा, है ना? 5 से 6 अरब वर्ष का समय लगा। यहाँ पर एटम जितनी जल्दी बना था उतनी ही देर से आप देखोगे कि यूनिवर्स की जो एज है लगभग आधे एज तक, है ना? यूनिवर्स की आयु के आधे भाग तक तो जो है यूनिवर्स में केवल क्या था? अंधकार था, डार्क एज जिसको हम कहते हैं। ठीक है, क्यों अंधकार था? क्योंकि वहां पर कोई लाइट नहीं था। एनर्जी बहुत सारा निकला बिग बैंग से, है ना? बिग बैंग की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी यहाँ पर से बहुत ज्यादा निकली, एनर्जी निकली यहाँ पर अनंत मात्रा में, है ना? एनर्जी निकली और यहाँ पर हमने देखा कि हाइड्रोजन भी बन चुका है, बट हाइड्रोजन से स्टार के फॉर्मेशन होने में, मतलब कि हीलियम बनने में कितने वर्ष का समय लग रहा है? 5 से 6 या कहीं कहीं पर आपको 5 से 7 अरब वर्ष भी लिखा हुआ मिल सकता है। मतलब इतना ज़्यादा समय लगा। और ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर कोई लाइट नहीं था। देखो एनर्जी तो थी, एनर्जी का मतलब लाइट नहीं है, एनर्जी कई फॉर्म में होती है ना? जैसे हम पढ़ते हैं ना फिजिक्स में भी कि भाई पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है ना, वगैरह वगैरह, बट लाइट एनर्जी नहीं थी, यहाँ पर कोई प्रकाश नहीं था, इसीलिए उसको कहा जाता है डार्क एज। डार्क एज इसको कहा जाता है। अंधकार था पूरा ब्रह्मांड में, इतने अरब वर्षों तक केवल क्या था? अंधकार था। ठीक है, अब आगे चलो तो क्या हुआ? जैसे ही स्टार का फॉर्मेशन जो है शुरू हुआ तो यूनिवर्स में क्या आ चुका है? यूनिवर्स में लाइट आ चुका है और यूनिवर्स में एक स्टार बना। अब साइमल्टेनियसली वहां पर जो है बहुत सारे स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ और यूनिवर्स में जो है स्टार्स इस तरीके से बनने लगे। ठीक है, अब उससे पहले हम देखें कि हमारी जो बिग बैंग थ्योरी है स्टार फॉर्मेशन के पहले वो और क्या क्या कहती है, इसके बारे में और लोगों ने क्या क्या कहा, है ना? तो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि जैसे ही छोटे से एटम के अंदर विस्फोट हुआ तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली, है ना? और एनर्जी निकली, एनर्जी से बाद में जो है मैटर बना, मैटर से बाद में हम कह रहे हैं कि स्टार्स बने, स्टार के बाद में प्लैनेट्स बने, प्लैनेट्स के बाद में उन पर जीवन आए। ठीक है, इस तरीके की बातें यहाँ पर बोलती है। तो अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि उस समय पर लोगों को नहीं पता था कि एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट कैसे हुई। सबसे पहला पॉइंट कि भाई हम तो कह रहे हैं कि यूनिवर्स के अंदर बहुत सारा मटेरियल हमने रखा हुआ है और जैसे ही उसमें धमाका हुआ, उस धमाके की वजह से वो जो मैटर था वो किस में चेंज हो गया? एनर्जी में चेंज हो गया। तो इस प्रॉब्लम को लेकर कई दशकों तक वैज्ञानिक जो है माथापच्ची करते रहे। बाद में आइंस्टीन का जो फेमस इक्वेशन है E=mc², इसके थ्रू इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला कि उन्होंने कहा कि भाई एनर्जी जो है वो मैटर में चेंज हो सकती है और मैटर जो है वो एनर्जी में चेंज हो सकता है। मतलब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ क्या है? कोरिलेट करती है, दोनों ही चीज़ें एक दूसरे की पूरक है। अगर प्रकाश है तो अगर ऊर्जा है तो वो किस में चेंज हो सकती है? पदार्थ में। और अगर पदार्थ है तो वो किस में बदल सकता है? ऊर्जा में बदल सकता है। ठीक, अगर पदार्थ, किसी भी पदार्थ को अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कराते हैं तो वो मैटर किस में चेंज हो सकता है? एनर्जी में चेंज हो सकता है, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया। ठीक है, जो कि इस थ्योरी को सपोर्ट करता था, है ना? मतलब कि इसके फेवर में एक और यहाँ पर एविडेंस मिल गया। अब रहा सवाल इसके फेलियर की। अगर हम बात करें, ये थ्योरी ने ये तो बता दिया कि भाई यहाँ से शुरू हुआ ये सारा घटनाक्रम और आज तक चलता चला आ रहा है। आज हमारा यूनिवर्स की जो एज है वो 13.7 जो है इतने अरब वर्ष हो चुकी है। ठीक,
अब यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन उठा था कि इतनी सी जगह में, है ना, इतनी सी जगह में इतने सारे मटेरियल को उन्होंने कैसे फिट किया। दूसरी बात, उसका जो है स्पेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, है ना, मतलब उससे पहले क्या था, हम कह रहे हैं कि सिंगुलैरिटी थी, मतलब कि एक परमाणुवाद था, एक ही परमाणु था, अकेला था और वो अस्तित्व में आया, तो वो अस्तित्व में कैसे आया, है ना। तो इसके फेवर में देखो, स्टीफन हॉकिंग्स का हम सभी ने नाम सुना है, उन्होंने भी अपनी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में ये बात कही है कि भाई जो यूनिवर्स था उसको हम एटम के साइज का अगर माने, है ना, तो एटम को बनने में, मतलब कि एटम को, एटम के साइज के किसी भी पार्टिकल्स को, ये फिजिक्स का रूल होता है कि अगर कोई पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटा है जैसे कि एटम है, तो उसको बनने के लिए या उसको नष्ट होने के लिए, मतलब कि उसको फॉर्मेशन के लिए या उसके डिस्ट्रॉय के लिए किसी भी रीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो इतना छोटा होता है कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसके बनने में या उसके बिगड़ने में किसी भी तरह का कोई भी रीजन जो है इन्वॉल्व नहीं होता है। मतलब क्या हुआ इस चीज का, कि मतलब कि उन्होंने इस बात का जवाब दिया जो कि लोग पूछ रहे थे कि भाई ये जो एटम है जिसमें विस्फोट हो रहा है और जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड बना है, वो एटम कहाँ से आया, लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो उन्होंने उसका आंसर क्या दिया कि ये एटम कहाँ से आया, ये एटम जो है बिना किसी रीजन के अपने आप ही जो है अस्तित्व में आया। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज था वो बहुत ज़्यादा छोटा था और जिसकी वजह से उसको किसी रीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये उस चीज़ का आंसर था। ठीक है, हालांकि ये उतना संतोषजनक नहीं है, परंतु फिर भी फिजिक्स के लॉ के हिसाब से अगर देखें तो ये सही है कि भाई एटम के साइज का कोई भी अगर सब्सटेंस है, कोई भी स्ट्रक्चर है, तो उसको बनने के लिए या उसको नष्ट होने के लिए, क्योंकि देखो जितनी देर में अभी हमने इतनी सारी बातें की, इस बीच कई सारे एटम बने भी और कई सारे एटम क्या हो गए, डिस्ट्रॉय भी हो गए। दैट मीन्स कि एटम के बनने या टूटने से हमारी कन्वर्सेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब कि उनके बनने या टूटने का कोई रीज़न भी नहीं होता है, और यही रीज़न उन्होंने यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया क्योंकि इसका भी जो साइज था वो इतना ही था। ठीक, अब दूसरी बात पर चले कि इसकी डेंसिटी कैसी है, इसकी इनफाइनाइट। हमने कहा कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाली जो चीज़ है आज वो कौन सी है, ब्लैक होल है। ब्लैक होल का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि ये प्रकाश को भी क्या कर देता है, मोड़ देता है। मतलब अगर यहाँ से मान लीजिए कोई लाइट की रे जा रही है और ब्लैक होल अगर यहाँ पर है ना, तो ब्लैक होल क्या करेगा, उस लाइट की रेस को अपनी तरफ बेंड कर लेगा, अपनी तरफ इस तरीके से वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा फिर फाइनली, है ना। मतलब प्रकाश को भी मोड़ सकता है, इतना प्रबल गुरुत्वाकर्षण होता है ब्लैक होल का। और ब्लैक होल है क्या, ब्लैक होल अभी आगे बताऊंगा वैसे, पर ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल तारा जब मरता है तो लास्ट में ब्लैक होल बन जाता है। मतलब कि वो जो इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो केवल एक ही स्टार का है ना, एक ही स्टार का है। तो अगर हम कह रहे हैं कि इतने बड़े यूनिवर्स का मटेरियल एक ही जगह पर है, तो वो तो उसकी डेंसिटी इससे कई गुना ज़्यादा है, उसका जो टेम्परेचर है वो इससे कई गुना ज़्यादा है, और उसका जो वॉल्यूम है वो इससे कई गुना छोटा है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये जो ब्लैक होल है ये भी तो लगातार अपने साइज को जो है चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहा है और इसकी डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ये इतना छोटा क्यों नहीं होता, एटम के साइज का ये क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि इसकी तो कोई लिमिट है ना। क्योंकि इतने बड़े यूनिवर्स के सारे मटेरियल को हम छोटे से एटम के अंदर फिट नहीं कर सकते हैं। ये इस थ्योरी का सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं कि ड्रॉबैक था, जिसको एक्सप्लेनेशन जो है आज तक इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। भाई कोई तो शेप होगा, अगर आप उसको एटम के अलावा कोई भी शेप मानोगे, है ना। हमने कहा कि चलो भाई ये एटम के साइज का नहीं था, ये इसका कुछ शेप था थोड़ा सा बड़ा, अगर उसका साइज हम ले लेते हैं तो फिर क्वेश्चन आ जाता है कि अगर उसका साइज एटम से बड़ा है तो फिर वो अस्तित्व में कैसे आया, वो कहाँ से आया। क्योंकि एटम के लिए तो हमने बोल दिया था कि भाई एटम तो अपने आप अस्तित्व में आ सकता है, उसके लिए कोई रीजन की जरूरत नहीं है। बट अगर एटम से बड़ा इसका साइज हम मानते हैं तो फिर उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह आता है कि वो कहाँ से आया, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा वैज्ञानिकों के बीच में मतभेद बना हुआ है। बट इसको अगर छोड़ दें तो बाकी आगे की जो प्रोसेस है उस पर काफी कुछ जो है क्लियर हो चुका है कि ऐसा ही हुआ होगा, है ना। इसके विस्फोट से एनर्जी निकली, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुई, फिर एटम वगैरह सारी चीजें बनी, और लास्ट में जो है फाइनली हमारा स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। और जैसे ही स्टार का फॉर्मेशन हुआ वैसे ही जो है प्लैनेट्स और इस तरह की लाइट जैसे यूनिवर्स में आया, तो बाकी के सारे काम जो है यूनिवर्स के शुरू हो गए। ठीक, इसमें याद रखने वाली चीज क्या है कि जो हमारा 5 से 6 अरब वर्ष का समय था, जो डार्क एज है ना, डार्क एज, इसको हमको याद रखना है कि डार्क एज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डार्क एज कब से कब तक थी। तो बिग बैंग से लेकर, जो भी बिग बैंग या विस्फोट हुआ वहां से लेकर
5 से 6 या 7 अरब वर्ष तक का जो समय था वो डार्क एज था, जिसमें कोई भी प्रकाश उपस्थित नहीं था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये हो गई बिग बैंग थ्योरी। अब हबल टेलीस्कोप ने यहाँ पर जो आकाशगंगाओं के बारे में देखा था उसको भी हम बता देते हैं एक बार, कि मंदाकिनी मतलब हमारी जो मिल्की वे है, आकाशगंगा है मिल्की वे, उसके और एंड्रोमेडा है ना, एंड्रोमेडा ये एक दूसरी आकाशगंगा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को जो है बेसिस माना गया था, और उसी से प्रूफ हुआ था कि हाँ भाई यूनिवर्स में जो है वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, यूनिवर्स में लगातार फैलाव हो रहा है। इन दोनों आकाशगंगाओं, एक तो हमारी आकाशगंगा और कौन सी आकाशगंगा है, एंड्रोमेडा आकाशगंगा, इन दोनों आकाशगंगाओं की दूरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इसी वजह से इस थ्योरी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बिग बैंग थ्योरी में हम फिर से बता दें कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी है, जॉर्ज लेमेंटन ने दी है। कौन से सन में दी है, 1960 में। उसको एक्सेप्ट कब किया गया था, 1972 में। ठीक, बिग बैंग थ्योरी में क्या माना जाता है कि पूरा यूनिवर्स जो है पहले एक छोटा सा एटम के साइज का उसका आकार था, और उसमें फिर विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड होता गया और आज तक जो है एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भाई जब यूनिवर्स एंड होगा, यूनिवर्स का जब एज पूरी हो जाएगी तो वो इसी वजह से होगी क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है कि अंत में जाकर जैसे हमारा सन है ना, तो सन से अर्थ की जो दूरी है वो करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर है ना। अब ये थ्योरी क्या कहती है, एक्सपेंड जो हो रहा है उसके बारे में साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जिस वजह से यूनिवर्स बना था, एक्सपेंड होने की वजह से, उसी वजह से यूनिवर्स जो है वो डिस्ट्रॉय भी होगा, खत्म भी होगा। कैसे होगा कि लगातार हम देख रहे हैं कि सितारों के बीच की दूरी बढ़ रही है, आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब अर्थ या प्लैनेट्स का जो डिस्टेंस है वो स्टार से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, जिसकी वजह से उन पर लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी, और स्टार्स भी धीरे धीरे जो है उनका जो फ्यूल जब खत्म होगा तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और सभी चीज़ें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगी, जिसकी वजह से एक दूसरे पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण का, ना ही प्रकाश का, ना ही किसी चीज़ का, और जिसकी वजह से जो हमारा यूनिवर्स है फाइनली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये आगे की बात है। ठीक है, चलो, तो बिग बैंग थ्योरी कह रही है कि छोटा सा यूनिवर्स था और उसमें विस्फोट हुआ, और उस यूनिवर्स का जो साइज था, वॉल्यूम था, वो बहुत स्मॉल था, है ना, डेंसिटी उसकी इन्फानाइट थी, और उसका जो टेम्परेचर था वो भी इन्फानाइट था। फिर जब टेम्परेचर इन्फानाइट है, डेंसिटी इन्फानाइट है, दैट मीन्स उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी इन्फानाइट होगा, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इन्फानाइट है। साथ ही समय के ऊपर उसका क्या प्रभाव था, जैसे कि हम देखते हैं, है ना, एक थ्योरी आती है आइंस्टाइन की, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें ये बताया गया था, शायद मैंने उस पर वीडियो भी बनाया हुआ है, कि हमने ये पढ़ा था कि टाइम जो है ना, टाइम और स्पेस आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ इस तरीके से फैब्रिक में, ये जैसे कपड़ा बुना जाता है, एक दूसरे से आपस में गुथे हुए हैं। ठीक है, अगर कोई भी जो प्लेनेट है उसका शेप या साइज या उसका जो भार है वो बढ़ता है, तो ये फैब्रिक जो है ये बेंड होता है, और इसी बेंड होने को ही हम क्या कहते हैं कि ये यहाँ पर ग्रेविटी फील होती है, गुरुत्वाकर्षण का बल का अनुभव होता है। मतलब कि जो प्लेनेट जितना बड़ा होगा वो इस फैब्रिक को उतना ही ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, विकृत करेगा, और इसी वजह से उस प्लेनेट के ऊपर या उस स्टार के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव जो है अधिक होगा। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। तो अब देखो समय के ऊपर क्या अंतर पड़ रहा है कि जो प्लेनेट जितना बड़ा होगा वो इस फैब्रिक को उतना ज़्यादा तोड़ेगा, दबाएगा, जिससे समय का जो स्पीड है ना, टाइम की जो स्पीड है वो इस प्लेनेट पर कम होगी, है ना, कम होगी। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, तो आइंस्टाइन ने इसको बोला कि भाई टाइम जो है उसकी भी एक पर्टिकुलर स्पीड है, जैसे नदी बहती है वैसे ही समय बह रहा है, और उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है टाइम का स्पीड कम हो जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो अर्थ पर जो टाइम का स्पीड है और हमारे स्पेस में जो सैटेलाइट्स है उन पर जो टाइम का स्पीड है, दोनों में अंतर है। अर्थ पर टाइम का स्पीड उनके कंपेयर में थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा वहाँ से टाइम जो है पीछे चल रहा है ना। तो ये जो थ्योरी अगर इसको लागू करें, और इसी वजह से हम कहते हैं ना कि ब्लैक होल जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है, मतलब कि वो स्पेस के पूरे फैब्रिक को एक तरीके से तोड़ देता है, जिसकी वजह से हम मानते हैं कि टाइम जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है ब्लैक होल के अंदर, मतलब समय पूरी तरीके से रुक जाता है। तो जब ब्लैक होल में समय रुक जाता है तो इस छोटे से यूनिवर्स में भी क्या होगा, समय रुक जाएगा। दैट मीन्स कि उस समय में जब ये बिग बैंग हुआ उस समय ना टाइम था, पहली चीज,
ठीक है, ना ही कोई दूसरा सब्सटेंस था और ना ही यहाँ पर किसी भी तरह का कोई स्पेस था, ना तो समय है, ना अंतराल है, ना कोई दूसरा पदार्थ है। केवल क्या था, वो एक छोटा सा एटम जो अपने आप अस्तित्व में आया क्योंकि उसका आकार बहुत छोटा था और उसमें बाद में विस्फोट हुआ क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो है ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है हमारा बन चुका है। ठीक, फिर इसमें सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ एक और है कि सिंगुलरिटी जो है, एकाकी परमाणुवाद भी इसको जो है सपोर्ट करता है। इसके साइज की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया था कि 1 से 3 मिनट के अंदर जो है एटम का फॉर्मेशन हो चुका था। इस बात को हमको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर एडविन पी हबल ने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी दी थी 1920 में। इसी थ्योरी को बेस मानकर इन्होंने जो है अपनी बिग बैंग की थ्योरी दी थी। ठीक, मंदाकिनी और एंड्रोमेडा जो हमारी गैलेक्सीज है उनके बीच का डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भी इस थ्योरी को जो है सपोर्ट मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम कहाँ तक पहुँच गए इस थ्योरी में? देखो, हमने एटम में विस्फोट कर लिया, हाइड्रोजन गैस बन गई और हाइड्रोजन से हीलियम बनने में हमने कहा स्टार बनने में इतना ज़्यादा समय लग गया। कितना ज़्यादा? 5 से 6 या 7 अरब वर्ष का समय लग गया। अब स्टार्स जो है ना, स्टार्स क्या होते हैं इनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसी में अंदर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है भाई वो। उसके बाद हम स्टार्स की बात करते हैं। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है? बिग बैंग थ्योरी जो हम ऑल क्लियर है सभी? केवल ये 2-3 नाम हमको इसमें याद रखने हैं, बाकी कहानी तो हम सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें हुई है। ये जो नाम है हमको ये थोड़े बहुत याद रखना है, मैंने आपके लिए लिख भी रखा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब देखो, सबसे पहले हम देखें तो स्टार्स होते क्या हैं। स्टार्स जो हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास अपना खुद का लाइट होता है और खुद का जो है हीट होती है, मतलब कि ऊष्मा और प्रकाश इनका स्वयं का होता है। ये अपने अंदर से ही लाइट को जो है प्रोड्यूस भी करते हैं और अपने अंदर से एनर्जी भी जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये स्टार की डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के या यूनिवर्स का ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा सब्सटेंस है जिसमें स्वयं का प्रकाश और स्वयं की ऊर्जा होती है। ठीक है, अब स्टार्स बने कैसे? हमने कहा कि हाइड्रोजन गैस बन चुकी थी जिसका एक घना बादल धीरे धीरे बनता गया और उस बादल में जो है एटम्स जो है हाइड्रोजन के वो आपस में पास आते गए और पास आने से क्या हुआ कि जब भी 2 एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो थोड़ा सा फ्रिक्शन बढ़ता जाता है। ठीक, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्रेशर, देखो फ्यूजन रिएक्शन को शुरू होने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन का जुड़कर हीलियम को बनाना, ये फ्यूजन रिएक्शन है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए और साथ ही में प्रेशर भी जो है बहुत ज़्यादा चाहिए। तो दोनों चीज़ें जब तक यहाँ पर नहीं होंगी ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, है ना। तो इसी वजह से हाइड्रोजन एटम जो है करोड़ों अरबों सालों तक एक दूसरे के पास में आते गए और उस हाइड्रोजन के क्लाउड का, उस बादल का घनत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से, जैसे होता है ना आसमान में जब बिजली चमकती है तो उसका अगर स्पार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो ज़मीन पर गिर जाती है। तो उसी तरीके से जब इनका डेंसिटी इतना ज़्यादा बढ़ा, इतना ज़्यादा इनका घनत्व हो गया कि हाइड्रोजन के परमाणुओं में आपस में घर्षण का बल बढ़ने के कारण वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया और चूंकि इतना ज़्यादा डेंस हो चुका है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वहाँ पर प्रेशर भी जो है वो भी कैसा हो गया? हाई हो गया। मतलब कि दोनों ही फेवरेबल कंडीशन वहाँ पर अवेलेबल हो गई। पहली कौन सी है? एक उच्च तापमान, है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, और दूसरा जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर। दोनों ही चीज़ें जब इस क्लाउड के पास आ गई तो वहाँ पर कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो गई? फ्यूजन रिएक्शन, है ना। फ्यूजन रिएक्शन में क्या हुआ? हाइड्रोजन के एटम हीलियम से जो है हीलियम में कन्वर्ट होते गए फ्यूज होकर के, और क्या बनाया उन्होंने? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लाइट एनर्जी बनाए, है ना। मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये तारे के अंदर एक फर्नेस शुरू हो गया, एक भट्टी शुरू हो गई और उस भट्टी में कौन सी रिएक्शन हो रही थी? फ्यूजन रिएक्शन। उस भट्टी का जो फ्यूल था, जो ईंधन था, वो क्या था? हाइड्रोजन। और लाखों करोड़ों अरबों सालों में जो हाइड्रोजन जमा हुई है एक दूसरे के पास, वही हाइड्रोजन इस स्टार का, इस तारे का जो है फ्यूल है। मतलब कि देखा जाए तो स्टार एक गैस का गोला है, एक जो है हम कह सकते हैं कि केवल उसमें गैस है और वही गैस जो है वहाँ पर जो उसके सेंटर में फ्यूजन रिएक्शन चल रही है जिसकी वजह से वो हीलियम में कन्वर्ट होती जा रही है हाइड्रोजन, और साथ ही में बहुत ज़्यादा एनर्जी को जो है प्रोड्यूस करती जा रही है। अब जैसे ही देखो स्टार्स, ये जो गैस का क्लाउड था और शुरू में जब उसमें फ्यूजन रिएक्शन शुरू हुई तो उसको जो है नेबुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेबुला, या हिंदी में उसको निहारिका कहा जाता है। ठीक है, और ये सब काम कब शुरू हुआ है?
आज से 5 से 6 अरब साल पहले, मतलब कि अगर यूनिवर्स जब शुरू हुआ था उससे लेकर के यहाँ तक डार्क एज, और डार्क एज के बाद जैसे ही लाइट बना मतलब फ्यूजन शुरू हुआ, मतलब कि स्टार का फॉर्मेशन हो गया, और उनको क्या कहा जाता है, नेब्यूला कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखो तो ये जो स्टार्स थे, ये जो स्टार्स जब इनके अंदर भट्टी जलना शुरू हुई है ना, तो इनमें दो तरीके के फोर्स काम करते हैं, है ना, जो कि इस स्टार को बैलेंस करके रखते हैं। दो तरीके के फोर्स कौन कौन से हैं? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कंटिन्यूअसली उसकी डेंसिटी को क्या कर रहा है, हमने लिख दिया यहाँ पर। एक तो पहला फोर्स है ग्रेविटी, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण, है ना। दूसरा जो फोर्स है वो यहाँ पर है दूसरा जो फोर्स है वो इस फ्यूजन रिएक्शन के कारण ये जो है एक्सपेंड होने की कोशिश कर रहा है ना, मतलब कि एक उसके अंदर जो रिएक्शन चल रही है वो उसको फैलाने की कोशिश कर रही है, और गुरुत्वाकर्षण का बल जो है वो उसको वापस सिकुड़ने की कोशिश कर रहा है। और इन दोनों बलों के बीच में जो है तारे में क्या होता है, एक संतुलन बना होता है। एक बल उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, दूसरा बल उसको बाहर की तरफ जो है धकेलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से तारा जो है स्टेबल हो जाता है, स्टार जो है स्टेबल हो जाता है, और इसी वजह से उसका जो उम्र होता है वो भी बहुत अरबों सालों का होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्यूल बहुत है। जब तक फ्यूल है उसके पास हाइड्रोजन, तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, और जब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी तब तक जो है स्टार जिंदा रहेगा, मतलब कि उसके दोनों बलों के बीच में संतुलन बना रहेगा। जैसे ही फ्यूल जो है यहाँ पर खत्म होता है, किसी भी तारे में ईंधन की समाप्ति होती है, तो उसका जो बल उसको बाहर की तरफ खींच रहा था वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण उस पर हावी हो जाता है और पूरे के पूरे तारे को एक तरीके से वो क्रश कर देता है। पूरे के तारे को जो है एक अपने ही अंदर जो है वो तारा ढह जाता है, और अपने ही अंदर उसका इतना सारा जो मटेरियल था वो कंसंट्रेट हो जाता है ना, और उसी को हम कहते हैं कि वो लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे चलें तो तारे जो हैं है ना, उनके साइज अलग अलग है। तारा जितना बड़ा होगा उसकी एज उतनी ही कम होती है, और तारा अगर छोटा होगा देन वो ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो जो मीडियम रेंज के स्टार्स होते हैं है ना, उन्हीं का एज सबसे ज़्यादा होता है और वो ही सबसे ज़्यादा ब्राइट होते हैं। जो बड़े स्टार्स होते हैं है ना, जिनको कि हम कह सकते हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा लाइट होता है ना, शुरू में बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, और ये एनर्जी भी बहुत ज़्यादा अपने अंदर से निकालते हैं। बट जैसे ही चूंकि इनके फ्यूल का जो कंजप्शन है, इनकी ईंधन की जो खपत है बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए इनकी उम्र जो है वो कम होती है। जो मीडियम रेंज के स्टार है जैसे कि हमारा सन है, इसका जो एज है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें फ्यूल का कंजप्शन उतना नहीं है जितना कि उससे बड़े स्टार्स में होता है। हमारे सूर्य से भी कई बड़े बड़े स्टार्स हैं गैलेक्सीज में, और हर दिन नए नए सितारे बनते भी हैं और डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स एक बहुत बड़ी जगह है। अब आगे चलो तो स्टार्स के अगर कलर्स की बात करें तो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि स्टार्स का जो कलर है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा चुका है 2012 में और 2013 में। ठीक है, क्या पूछा गया है कि तारों का जो कलर है ना, स्टार्स का जो कलर है, रंग है, वो किस पर निर्भर करता है? तो वो तापमान पर निर्भर करता है। मतलब कि आपको तारा अगर नीले कलर का दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो सबसे ज़्यादा गर्म तारा है, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर अगर वो तारा येलो कलर का है, पीले रंग का है, मतलब कि वो मॉडरेट है, एक मीडियम रेंज का तारा है, या उसमें जो ऊर्जा उत्सर्जन हो रहा है वो एक इनकी तुलना में अगर देखें तो वो थोड़ा सा कम है। और अगर रेड स्टार है, किसी तारे का रंग लाल है, मतलब कि वो ठंडा है। ठंडे का मतलब ऐसा नहीं है कि ठंडा हो गया, इनके कंपैरिजन में उसका टेम्परेचर जो है वो कम है। तो अब देखो, अगर इनके रंग के आधार, ताप के आधार पर इनका रंग पता चलता है, और रंग के आधार पर हम इनका आकार भी बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा कि जो ब्लू स्टार है वो हॉटेस्ट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म है। उसका मतलब क्या हुआ कि उसमें फ्यूजन रिएक्शन जो है बहुत तेजी से हो रही है, और उसमें बहुत ज़्यादा तापमान जो है बन रहा है, मतलब कि उसका आकार बड़ा है। यही कारण है कि उसमें जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है वो भी ज़्यादा मात्रा में हो रही है, मतलब कि ब्लू स्टार का जो साइज़ है वो सबसे बड़ा होता है। येलो स्टार की अगर हम बात करें तो ये मीडियम रेंज का है ना, जैसे कि हमारा सन येलो है, और उसको हम कह सकते हैं कि हमारा जो सन है वो मॉडरेट है, मतलब कि इसका ताप जो है ब्लू वाले से कम है और रेड वाले से ज़्यादा है। ठीक, और रेड स्टार की अगर हम बात करें तो ये कूलेस्ट है, मतलब इन दोनों से उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, जिसका हम ये मतलब लगा सकते हैं कि आकार में ये इन दोनों से छोटा है। और दूसरी चीज़, इसका जो एज है
है ना, वो लास्ट चल रहा है, मतलब ये अब मरने वाला है, ये खत्म होने वाला है। इसके अंदर का जो फ्यूल है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे कि सूरज जब डूबता है या उगता है तो वो उस समय रेड कलर का दिखाई देता है हल्का सा हमें, तो उसका मतलब यही होता है कि जब वो रेडिश कलर उसमें आ जाता है तो वो डूबने वाला, मतलब खत्म होने वाला। तो वैसे ही रेड स्टार अगर है तो वो ठंडा हो रहा है, धीरे धीरे उसका जो फर्नेस है वो बंद हो रहा है और वो समाप्ति की ओर है, वो समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो उसके कलर को देखकर हम ये सब अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि स्टार्स में, स्टार जब मरता है, जब वो खत्म होता है, तब भी उसमें एक बहुत ज़्यादा जो है वायलेंट एक्सप्लोजन होता है, मतलब कि एक विस्फोट होता है, जिसको हम कहते हैं सुपरनोवा, है ना। तो सुपरनोवा मैं यहाँ लिख देता हूँ, सुपरनोवा जो ब्लास्ट है उसी की वजह से किसी स्टार की डेथ होती है, मरता है वो, सुपरनोवा। अब अगर मीडियम रेंज का स्टार है तो हम कहेंगे कि सुपरनोवा होगा, और ब्लू स्टार है तो हम उसको कहेंगे हाइपरनोवा, है ना, मतलब कि ये और ज़्यादा जो है भयंकर इसमें विस्फोट होगा। जितना तारा बड़ा होगा उसमें से रेडिएशन, चाहे कोई सा भी हो, है ना, कॉस्मिक रेज, तारे के अंदर से हम कह सकते हैं कि दुनिया का हर प्रकार का रेडिएशन निकलता है ना, चाहे वो अल्फा रेडिएशन हो, गामा रेडिएशन हो, कॉस्मिक रेज हो, मैग्नेटिक रेज हो, हीट वेव हो, है ना, जितने भी फिजिक्स में हम रेज वगैरह पढ़ते हैं वो सब स्टार्स के अंदर से निकलती हैं। और जितना बड़ा वो उसका आकार होगा, उतना ही जब वो डिस्ट्रॉय होने वाला होगा तो उसमें जो विस्फोट है वो भी उतना ही बड़ा होगा। तब हुआ क्या कि ये स्टार है, इसका एज खत्म हो गया, पहले इसमें विस्फोट होगा, इसका सारा मटेरियल जो है इस तरीके से बिखर जाएगा, और फिर सडनली ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगेगा फिर से, है ना। अब चूंकि उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन बंद हो चुकी है, फ्यूजन रिएक्शन जो है वो समाप्त हो चुकी है, तो केवल एक ही बल है वहां पर, ग्रेविटी का, जिसकी वजह से वो धीरे 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 डेंस होता जाता है, और इतना ज्यादा डेंस हो जाता है कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ब्लैक होल बनाने के लिए भी स्टार को जो है सुपरनोवा, मतलब कि ब्लू स्टार जो होते हैं, जो बड़े स्टार्स होते हैं, या येलो और ब्लू के बीच के जो स्टार्स होते हैं, वही ब्लैक होल बना पाते हैं। येलो स्टार ब्लैक होल नहीं बना पाता क्योंकि उसमें उतना मटेरियल नहीं होता, मतलब कि जब हमारा सूर्य समाप्त होगा, जब उसकी मृत्यु होगी, तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके अंदर उतना मटेरियल नहीं है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो उनके रंगों की बात हो गई। तो तारा कैसे जन्मा? तारा हाइड्रोजन का एक बादल था जिसमें घनत्व और घर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे फ्यूजन रिएक्शन शुरू हुई और फिर तारा जो है उसकी भट्टी जलने लगी। फाइनली जब वो डिस्ट्रॉय होगा तो वो भट्टी जो है बुझ जाएगी। ठीक, अब ब्रह्मांड के हम कुछ जो स्टार्स है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यूनिवर्स का अगर हम कहें कि सबसे चमकीला तारा, है ना, ब्राइटेस्ट जो स्टार है वो कौन सा है? साइरस, या इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारे नाम हमको याद रखने हैं कि साइरस स्टार यूनिवर्स का, या देखो जब भी हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो हम आसमान को देख रहे हैं, तो हमें दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। हम यूनिवर्स की बात तो नहीं कर सकते क्योंकि यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है और पूरा यूनिवर्स हम पृथ्वी से देख भी नहीं सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमें दिखाई देने वाले आकाश में सबसे बड़ा जो तारा है वो कौन सा है? वो साइरस स्टार है, डॉग स्टार से। ठीक, फिर उत्तरी आकाश में, अब देखो आकाश को भी हम दो भागों में बांटते हैं। जैसे ये अर्थ है हमारी, तो हमें पता है कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो उसको आकाश का ये हिस्सा दिखाई देगा, और अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो उसको आकाश का नीचे वाला हिस्सा दिखाई देगा। मतलब कि ये दोनों जो हेमीस्फीयर्स हैं उनको जोड़कर वैज्ञानिक इसको एक पूरा आकाश बना लेते हैं। और उत्तरी जो आकाश है ना, मतलब नॉर्थ साइड वाला जो स्काई है, उसके अंदर पोलर स्टार, मतलब कि ध्रुव तारा, वो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है या सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, ध्रुव तारे के बारे में हम सभी ने सुना हुआ है। ध्रुव तारा जो तारामंडल है सप्तऋषि, उसमें जो है सबसे ब्राइटेस्ट भी है, और वैसे भी अगर देखें तो नॉर्थ पोल में सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है। इसकी एक और ख़ास बात है कि ये कभी अपनी जगह नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है जगह? क्योंकि ये कहाँ पर है? ये सीधे अर्थ के, हम यूँ कह सकते हैं कि एक्सिस के ऊपर है। नॉर्थ पोल यहाँ पर है। अब पृथ्वी का एक्सिस है, पृथ्वी तो ऐसी घूम रही है ना, तो जगह किसकी बदलेगी? अगर कोई स्टार यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो चूंकि हम घूम रहे हैं इसलिए हमें लगता है कि ये अपनी जगह बदल रहा है। एक्चुअल में वो उतनी तेजी से अपनी जगह नहीं, कोई भी स्टार, है ना। बट हमारे सापेक्ष, हमारे रिस्पेक्ट में अगर देखें तो हमें दिखाई देता है कि भाई ये तारे की प्लेस जो है वो चेंज हो रही, क्योंकि हम तो ऐसे घूमते जा रहे हैं। बट अगर पोल की बात करें तो पोल के ऊपर जो है होने की वजह से उसकी पोजीशन हमेशा एक ही सी दिखाई देती है। और इसीलिए ध्रुव तारे का जो उपयोग है वो पुराने समय से नेविगेशन के लिए होता आ रहा है, दिशा के ज्ञान के लिए होता आ रहा है। जो नाविक होते थे उस समय, जहाज चलते थे पानी में,
या एरोप्लेन्स वगैरह भी होते थे, तो उनको दिशा के ज्ञान के लिए, क्योंकि उनको इतना पता था कि ये तारा उत्तर दिशा में है ना, मतलब कि आपको अगर एक डायरेक्शन पता चल गई तो बाकी की सारी डायरेक्शन जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई इसके अपोजिट जो है वो साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, है ना। तो इसीलिए इसको जो है नेविगेशन के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। तो सबसे चमकीला तारा साइरस, उत्तरी आकाश में सबसे चमकीला तारा पोलर। फिर आगे देखो तो सूर्य से निकटतम दूरी वाला, है ना, सूर्य से निकटतम दूरी वाला जो तारा है वो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा तारा है भाई? प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार जो है वो हमारे सूर्य से सबसे ज्यादा निकट का है, सबसे ज्यादा नियरेस्ट है ना। कितनी दूरी है इसकी? 25 प्रकाश वर्ष, सिर्फ 25 प्रकाश वर्ष, मतलब कि 25 लाइट ईयर। अच्छा, लाइट ईयर क्या होता है? कोई बता सकता है क्या लाइट ईयर क्या होता है? हाँ भाई स्टूडेंट्स, आप लोगों से ही पूछ रहा हूं मैं, लाइट ईयर बता सकते हैं आप क्या होता है? प्रकाश की चाल नहीं होता है। देखो लाइट ईयर का मतलब प्रकाश की जो स्पीड है वो तो हमें पता है कि वो कितनी है, लगभग 3 लाख जो है हमारे किलोमीटर चलता है लाइट पर सेकेंड में। 1 सेकेंड के अंदर प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है ना। तो लाइट ईयर का मतलब कि एक ईयर के अंदर, है ना, एक वर्ष के अंदर प्रकाश कितनी दूरी तय करता है उसको कहा जाता है लाइट ईयर, है ना। 1 सेकेंड में कितनी करेगा? 3 लाख किलोमीटर। तो एक वर्ष में कितनी करेगा? ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है? 9.461 गुणित 10 की घात 12 किलोमीटर, है ना। ये वैल्यू भी हमको याद रखनी है। ये किसकी वैल्यू है? ये 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष की दूरी है, मतलब कि एक वर्ष में प्रकाश इतनी दूरी, इतने किलोमीटर तय करता है। और लाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है ना। तो सूर्य से सबसे निकट का जो तारा है वो केवल 25 प्रकाश वर्ष दूर है, मतलब इस डिस्टेंस में आप 25 का गुणा और कर दो तो उतनी दूरी पर जो है हमारा तारा स्थित है ना। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार है ये हमारा जो सूर्य है उससे 25 प्रकाश वर्ष दूर है ना। और ये दोनों जो स्टार्स है ये एक दूसरे की जो है हम कह सकते हैं कि एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, है ना। मतलब कि जैसे हम वो होता है ना हाथ पकड़ के इस तरीके से घूमते हैं जिसे हम फुगड़ी खेलते हैं खेल, है ना। तो वैसे ही ये जो दोनों स्टार्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू एक दूसरे से अटैच है। और इस तरीके से दोनों स्टार्स, जैसे मान लो एक स्टार ये है और एक ये है, तो ये दोनों इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। ऐसा भी कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, हालांकि इसके प्रूफ अभी नहीं मिले हैं उतने अच्छे से, तो बट ऐसा मानना है। चलो फिर आगे चले। फिर अगर हम देखें कि UY स्कूटी, ये एक स्टार है जो कि अब तक का सबसे बड़ा स्टार हम इसको बोल सकते हैं, सबसे ब्राइट स्टार जो देखा गया है पूरे यूनिवर्स में। देखो पहले तो हम क्या होता था कि केवल अर्थ से ही चीज़ों को देख रहे हैं, आकाश को देख रहे हैं। तो जब हमने अर्थ से देखा तो हमको कौन सा स्टार दिखाई दिया? साइरस। फिर क्या आ गया? हबल टेलीस्कोप, केपलर टेलीस्कोप जो कि स्पेस में सिचुएटेड है, स्पेस के अंदर है, पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं। तो उनसे जब हमने तारों को देखना शुरू किया तो फिर हमको पता चला कि UY जो स्कूटी स्टार है ये सबसे ज़्यादा ब्राइट है, ये सबसे ज़्यादा चमकीला है। ठीक, फिर अगर हम मृत्यु की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि तारा जब मरता है तो क्या होता है कि सबसे पहले उसके दोनों जो फोर्स है उनके बीच में अनबैलेंस होता है, जिसकी वजह से उसका जो उसके अंदर एक एक्सप्लोजन होता है, एक विस्फोट होता है। और फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण वो सारी चीज़ें आपस में जुड़ने लगती है और अंततोगत्वा जो है ब्लैक होल का निर्माण हो जाता है। ब्लैक होल का निर्माण जब ही होगा जबकि उस तारे में प्रॉपर जो है एक मास होगा, एक उसके अंदर प्रॉपर जो है एक मटेरियल होगा, है ना। सूर्य जैसा जो छोटा तारा है वो ब्लैक होल का निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई। अब ये देखो मृत्यु के संबंध में तो बहुत सारी चीज़ें हैं पर हम उतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं। हमें सिर्फ एक बात इसमें और ध्यान रखनी है कि ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने बताया था, है ना। भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के बारे में, ब्लैक होल को क्या कहा जाता है? कृष्ण छिद्र, हिंदी में कृष्ण छिद्र। कृष्ण का मतलब काला होता है, इसका मतलब है कि अगर स्पेस में आपको कई एक बहुत बड़े एरिया में अगर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पर कोई ब्लैक होल है ना। और ब्लैक होल सबसे खतरनाक चीज़ होती है स्पेस की, क्यों? क्योंकि ये लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है।
तो ब्लैक होल की अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ब्लैक होल एक ऐसा स्थान है ना, जिसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, प्रकाश को अपने अंदर खींच सकता है, समय का भी यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि ये समय को भी पूरी तरीके से रोक देता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा वजन होता है, हम ऐसा मान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गई बात। अब देखो तारे बन गए, है ना, हमने यूनिवर्स में बिग बैंग थ्योरी पढ़ी, फिर स्टार्स का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ही स्टार्स बने, स्टार्स ने क्या किया कि अपने आसपास का जो मटेरियल था उसको कलेक्ट करना शुरू किया, है ना। स्टार्स बहुत बड़ा होता है, कोई भी स्टार बहुत बड़ा है, उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लंबी रेंज तक होता है, जिसकी वजह से उसने अपने आसपास घूम रहे मलबों को, है ना, अपने आसपास घूम रहे मटेरियल को कलेक्ट करना शुरू किया और इसी तरीके से जो है ग्रहों का निर्माण शुरू हो गया, है ना। और इसी वजह से हमारे जो सौरमंडल है, हमारा जो हम कहते हैं सोलर सिस्टम है, उसमें भी विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें से पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है, ठीक है। और ये सब किसकी वजह से हुआ? पहले सूर्य बना, मतलब हमारा तारा बना, और फिर उसने जो है मटेरियल को कलेक्ट करना शुरू किया आसपास से, जिसकी वजह से भाई देखो, जैसे आज भी होता है ना कि कोई एस्टेरॉइड धरती पर गिरा, मतलब कि बहुत ज़्यादा आउटर स्पेस से कोई एक एस्टेरॉइड्स आ रहा है, उल्कापिंड आ रहा है। अब वो जो उल्कापिंड है वो जनरली हमारे ग्रह के बगल में कौन सा ग्रह है? मंगल के बाद जो है बृहस्पति आता है। मान लो ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी के बगल में एक बहुत बड़ा प्लेनेट है जुपिटर, जिसको हम बोलते हैं। अगर कोई उल्कापिंड आता है तो जुपिटर क्या करता है? उसके गुरुत्वाकर्षण की रेंज में अगर होगा तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब कि जो जुपिटर है ये बहुत सारी चीज़ों से हमको बचाता है, आउटर स्पेस से आने वाली बहुत सारी चीज़ों से हमको बचाता है, और यही काम सन भी करता है। सूर्य भी क्या करता है? अपने प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहुत सारी चीज़ों से हमारी रक्षा करता है। और सूर्य ने क्या किया? सूर्य ने जैसे ही सूर्य का निर्माण हुआ तो उसने इन मलबों को, जैसे मान लो ये बाहर से आया एस्टेरॉइड्स, जब हमारा सोलर सिस्टम नहीं बना था उस समय हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें थी, कंकड़ पत्थर, है ना, छोटे छोटा मटेरियल, मलबा जिसको हम बोलते हैं, उन मलबों को इकट्ठा करके सूर्य ने हमारे ग्रहों का धीरे धीरे निर्माण होना शुरू हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद अगर अभी हम स्टार की बात कर रहे हैं, इनको तो हम फिर बाद में बात करेंगे, तो स्टार्स जैसे जैसे बने, तो जैसे ही हम आसमान से स्टार्स को देखते हैं तो फिर हमने क्या किया कि उनके पैटर्न बनाना शुरू किया, है ना, जिनको हम तारामंडल कहते हैं। कि भाई दो चार स्टार्स को देखा कि इनसे ये पैटर्न बन रहा है, हमने उसको एक तारामंडल का नाम दे दिया, मतलब जिसको हम नक्षत्र कहते हैं या उसको इंग्लिश में कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है कुछ तारामंडल में आपको बता देता हूँ, दो तीन जो इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहला जो तारामंडल है, जो कॉन्स्टिलेशन है, उसरा मेजर को हम सप्तऋषि भी कहते हैं हिंदी में, है ना। सप्तऋषि तारा का शेप कैसा होता है हमें पता है, इस तरीके का शेप होता है ना। और जो है उसकी टेल में ये इस तरीके से 3 सितारे होते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तारे हो गए। तो इसमें जो 6वें नंबर का तारा होता है सप्तऋषि में, है ना, ये जो सप्तऋषि का 6वें नंबर का तारा, इसका नाम है एलियोथ, है ना, एलियोथ। और ये इन 7 में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ब्राइट होता है, सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, ठीक है। तो सप्तऋषि सबसे पहला हम कह सकते हैं तारामंडल है। पहला मतलब फेमस, जिसको हम कह रहे हैं, पहला तो नहीं है, फेमस जिसका नाम हम जानते हैं या जो पूछा जाता है, तो सप्तऋषि, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उसरा मेजर, ठीक। दूसरा जो है वो है उसरा माइनर। उसरा माइनर भी उसका शेप भी इसी तरीके का होता है, उसरा माइनर, सेम टू सेम शेप है, बस इसमें अंतर क्या है कि ये उत्तरी आकाश में दिखाई देता है। केवल कौन से आकाश में दिखाई देगा? उत्तरी आकाश में। सप्तऋषि जो है वो तो पूरे आकाश में दिखाई देगा, पर उसरा माइनर जो है वो केवल उत्तरी आकाश में दिखाई देता है, नॉर्दर्न स्काई में। और उसको हिंदी में बोला जाता है ध्रुव मत्स्य नक्षत्र। हिंदी में कौन सा बोला जाता है उसे? ध्रुव मत्स्य नक्षत्र, ठीक। या इसका एक और नाम है लिटिल डिपर, है ना। लिटिल डिपर कह लो, ध्रुव मत्स्य नक्षत्र कह लो, और उसरा माइनर कह लो, ये सब के सब उसी के नाम है। और इनमें मतलब उसरा माइनर में सबसे ज्यादा ब्राइट स्टार कौन सा है? ध्रुव तारा, है ना। ध्रुव तारा, पोलर स्टार जो है हमारा, वो सबसे ज्यादा ब्राइट होता है, ठीक। इसके अलावा हरक्यूलिस भी एक तारामंडल है जो कि काफ़ी बड़ा है। उसके बाद लायरा जो है ये भी एक तारामंडल है जो कि बहुत बड़ा है। तो इन 3-4 तारामंडल के नाम हमको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कलर, है ना, कलर से संबंधित प्रश्न जो है ये बहुत बार पूछा गया है।
तारे के कलर किस बात की तरफ इशारा करता है, उससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, और साथ ही में फिर ब्राइटेस्ट जो स्टार्स हैं उनकी भी सारी जानकारी मैंने यहाँ पर लिख रखी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि सूर्य से सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये नाम हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहाँ पर हम खत्म करते हैं।